Hello everyone, Kamagani and welcome to another episode of our series ब्रह्म राक्षस वर्सेस जिन। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कन्हैया पुष्पेंद्र आचार्य की मदद से अपनी शक्ति को और बढ़ा लेता है और उसका जिन से सीधा सामना होता है और इस बार फिर से उस जिन को मुंह की खानी पड़ती है। वो जो सोच कर आया था कि वो कन्हैया को अकेला मार देगा, ऐसा होता नहीं है। इसके बाद दोबारा से जिन और भैरवनाथ एक नया जाल बुनते हैं कन्हैया को उसमें फंसाने के लिए और पुष्पेंद्र आचार्य को उससे अलग करने के लिए। 2 दिनों के बाद कन्हैया के पास खबर आती है कि उसका छोटा भाई मृगेश कल रात से लापता है। उसकी खबर सुनते ही वो सीधा अपने घर पहुंचता है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उसके पिताजी से पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा आज सुबह से वो निकला और रात के करीबन 10 बज के अभी तक वो नहीं लौटा है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हम लोगों ने बातचीत की पुलिस वालों से, इनके जानकार थे कुछ पुलिस के अंदर। जब उसकी लोकेशन पता की तो पता लगा कि वो शहर के दूसरे कोने में एक पुराना बस स्टॉप है। लास्ट टाइम उसको वहीं पर देखा गया था। उस बस स्टॉप के बाद शहर खत्म हो जाता है और सुनसान जंगल शुरू हो जाता है। ये सुनते ही कन्हैया ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और वो निकल पड़ा उसी जंगल की तरफ। रात ढल रही थी, करीबन रात के 10:30-11 बज चुके थे और कन्हैया अकेला ही मृगेश को ढूंढने निकल पड़ा था। उसने बात अपने माँ बाप को भी नहीं बताई थी, वरना वो उसे जाने नहीं देते। सुनसान सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी ही पड़ रही थी और वो पहुंचता है उस बस स्टॉप पर। उस बस स्टॉप पर पहुंचकर वो चारों तरफ देखता है तो वहां उसे ऐसा कोई निशान नजर नहीं आ रहा था जिससे मृगेश के बारे में कुछ पता चल पाए। उस बस स्टॉप से नीचे उतरकर वो थोड़ा जंगल के अंदर की तरफ जाता है तो उसे दूर एक बस खड़ी हुई दिखाई देती है। एक टूटी हुई एक्सीडेंटल बस जिसकी हालत जर्जर हो चुकी थी। पता नहीं क्यों वो बस उसे अपनी तरफ खींच रही थी। कन्हैया थोड़ा उसके पास जाता है तो उसे अंदर से किसी के कराहने की आवाज आती है। ये कराहने की आवाज किसी और की नहीं, मृगेश की ही थी। मृगेश! कन्हैया आवाज लगाकर सीधा बस के अंदर चढ़ गया और बस के अंदर अंधेरे में एक कोने के अंदर उसे मृगेश की परछाई बैठी हुई दिखाई दी। कन्हैया के अंदर आते ही मृगेश की आवाज आती, भैया मदद करो। मृगेश की बहुत कमजोर सी आवाज कन्हैया के कानों तक आई, जैसे वो बहुत दर्द में था। कन्हैया दौड़ के उसके पास पहुंचा और जैसे कन्हैया मृगेश के पास पहुंचा, मृगेश ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में कन्हैया को चमकती हरी रोशनी दिखाई दी और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान। और फिर मृगेश के शरीर से आवाज आती है। ये जिन्न की आवाज थी जो मृगेश के शरीर से आ रही थी और इतना बोलती अचानक से बस के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बस के बाहर की हवा गाढ़ी हरी धुंध में बदल गई। और जैसे यहाँ ये हुआ, सेम उसी वक्त उधर बरगद के पेड़ के चारों तरफ काले धुएं की परछाई घूमने लगी और तंत्र मंत्र बनने लगे। पेड़ के चारों तरफ फिर से काले धुएं का सर्कल बन गया और ये काम कोई और नहीं भैरवनाथ कर रहा था। इन दोनों ने अपना जाल बिछा दिया था। उधर जिन कन्हैया को मारना चाहता था लेकिन उसके लिए उसे ब्रह्म राक्षस से उसे दूर रखना था और ये काम भैरवनाथ कर रहा था। भैरवनाथ अच्छे से जानता था कि वो उस ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ देर के लिए वो उसे उलझाए रख सकता है ताकि जिन अपना काम कर सके। उधर बस का दरवाजा बंद होते ही पूरा माहौल बदल गया। बस की लोहे की दीवारों के ऊपर नमी छा गई और बस के फ्लोर पर हरे रंग का धुआं फैलने लगा और कन्हैया की आंखों के सामने सामने मृगेश का चेहरा पिघलने लगा। उसकी त्वचा के नीचे से हरे रंग का धुआं निकलने लगा और फिर उभरी जिन की असली तस्वीर। लंबा हड्डी सा पतला शरीर, काले धुएं से बनी हुई उंगलियां और सिर के ऊपर सींग और 2 हरी चमकती आंखें। आज पहली बार कन्हैया साक्षात उस जिन को देख रहा था और अगर कन्हैया के पास पुष्पेंद्र आचार्य की वो शक्ति नहीं होती, अगर वो एक नॉर्मल इंसान होता तो शायद उस जिन को देखकर ही उसको हार्ट अटैक आ जाता। लेकिन कन्हैया भी पूरी तरह तैयार था। उसने आंख बंद की और जब दोबारा आंख खोली तो उसकी आंखें भी वही लाल जलते हुए अंगारे की तरह चमक रही थी। उसे देखकर जिन बोलता है, मुझे लगता है तेरे इस कवच से मैं डर जाऊंगा। ये जगह मेरे कब्जे में है और यहाँ तेरी आंख भी सड़ जाएगी। इतना कहते जिन ने हवा में हाथ घुमाया और जैसे उसने हाथ घुमाया बस की छत से लोहे की जंजीरें, हरे रंग की जंजीरें गिरने लगी और उन्होंने सीधा जाकर कन्हैया को पकड़ लिया। उसके हाथ पैर सब उन जंजीरों ने बांध दिए और वो जंजीरें इतनी ठंडी थी कि उसकी हड्डियों तक को ठंडा कर दिया था। उन जंजीरों ने कन्हैया को बुरी तरह से जकड़ लिया था और कन्हैया ने आंख बंद करके कुछ मंत्र बोले और मंत्र बोलते ही एकदम से वो सारी की सारी जंजीरें हरे धुआं में
बदलकर उड़ गई। अब कन्हैया फिर से जिन के सामने खड़ा था, हाथों के अंदर चमकती हुई आग और आंखों के अंदर जलते हुए अंगारे लेकर। उसे देखकर जिन हंसता है और हंसते हुए बोलता है, तुझे क्या लगता है एक ब्रह्म राक्षस के साथ रहने से उसकी ताकत तुझ में आ जाएगी और तू एक जिन्न से टकरा जाएगा? और अगले ही पल जिन ने अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन किया। पलक झपकते ही बिजली की फुर्ती से वो धुएं के अंदर बदल गया और उसके कन्हैया के चारों तरफ घूमकर उसके पूरे शरीर को जंजीरों से जकड़ दिया। और ये कोई नॉर्मल जंजीरें नहीं थी, वो जंजीर अब एक अजगर की तरह टाइट होती जा रही थी और कन्हैया के पूरे शरीर को बहुत तेजी से वो अंदर की तरफ सिकोड़ रही थी। कन्हैया उन जंजीरों के सामने बिल्कुल बेबस हो चुका था और वो उन जंजीरों से बचने की कोशिश में लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। जैसे एक अजगर अपने शिकार को पूरी तरह बांध लेता है, वैसे इन जंजीरों ने कन्हैया को पूरी तरह से पैर से लेकर गले तक बांध दिया था और सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। कन्हैया के गिरने के बाद जिन उसके चेहरे के पास जाता है, उसकी आंखों में देखता है और बोलता है, तुझे मारना तो आसान है, लेकिन असली मजा तेरी आत्मा को बांध लेना है। जब तू मरेगा तो तेरी आत्मा यहीं मेरी हरी धुंध के अंदर कैद हो जाएगी और फिर तेरे ब्रह्म राक्षस गुरु को तेरी चीखें सुनाई देगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा। और इतना कहते ही कन्हैया की आंखों के सामने बस की दीवारों के ऊपर हरे हरे रंग के कुछ अरेबिक से मंत्र उभरने लगे और एकदम से बस के फ्लोर के बीच में एक बड़ा सा हरा सा गोला चमकने लगा। ये सब देखकर कन्हैया ने गहरी सांस ली। अपने मन ही मन में उसने कहा, आचार्य समय आ गया है, अब हमें ये खत्म ही करना होगा। ये कहकर कन्हैया ने ध्यान लगाया, कुछ मंत्र उसने बुदबुदाए और इस बार उसने अपने डर और गुस्से को भी ऊर्जा में बदला। उसने ध्यान लगाकर गुरुजी का आह्वान किया और फिर उसके बाद पुष्पेंद्र आचार्य की शक्ति का कन्हैया के शरीर में प्रवेश हुआ। वो पात्र जो इतने समय से तैयार किया जा रहा था, वो उस पारलौकिक शक्ति से भर गया और उसके बाद कन्हैया के शरीर के आसपास से निकलने लगी सुनहरी आग और उस सुनहरी आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि वो बस की छत तक पहुंच गई और जिन की आंखों के सामने सामने उसकी जो जंजीरें थी वो टूटकर धुएं में बदल गई और वो जो हरा चक्र बस के फर्श पर था उसके अंदर भी दरारें आ गई। ये सब देखकर जिन एकदम से चीखा, ये नामुमकिन है, तेरी ताकत इतनी जल्दी ऐसे कैसे बढ़ गई? और उसके इतना बोलते एकदम से उस अग्नि का विस्फोट हुआ, पूरी बस के अंदर वो सुनहरी आभा फैल गई और कन्हैया अब उस जिन के सामने खड़ा हुआ था। वो कन्हैया नहीं, वो पुष्पेंद्र आचार्य था, अपने विकराल अग्नि वाले रूप के अंदर। उस अग्नि से वो जो जंजीरें उस बस की छतों से लटक रही थी, वो सब पिघलने लगी और वो गोला जो कन्हैया की आत्मा को बांधने के लिए उस जिन ने बनाया था, वो भी अब टूटने की कगार पर था। जिन ने फिर से पूरी ताकत से अपने काले पंजे फैलाकर कन्हैया पर वार करना चाहा, लेकिन कन्हैया के हाथों से फिर से वही आग का गोला निकला और फिर से बस के अंदर एक विस्फोट हुआ, जिससे बचे कुचे शीशे की जो खिड़कियां थी वो चढ़क कर बाहर उड़ गई और जिन का हरा धुआं पूरी बस में तितर बितर हो गया। जिन चीखते हुए बस के बाहर जा गिरा और हरे धुएं बदलकर आसमान में उड़ने लगा। वो वहां से भाग रहा था, लेकिन जाते जाते वो कन्हैया की आंखों में देखता और बोलते हुए जाता है, तुझे क्या लगता है तेरा भाई जिंदा है? अगली बार उसे देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा। और यह कहकर जिन वहां से गायब हो जाता है। उसकी बात सुनकर कन्हैया बिल्कुल धक्क से खड़ा रह जाता है। जिन के जाते ही कन्हैया भी धीरे धीरे शांत होता है। बस के अंदर अब सिर्फ काला धुआं और राख बची थी। कन्हैया बस से बाहर उतरता है, बाहर की हवा में सांस लेता है और ये महसूस करता है कि बरगद की ओर से पुष्पेंद्र आचार्य की ऊर्जा अभी भी धीरे धीरे बह रही थी। तभी कन्हैया के कानों में पुष्पेंद्र आचार्य की थकी लेकिन भारी आवाज आई, बेटा तू ठीक है? मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तूने बहुत कम समय में मेरी शक्तियों का उपयोग करना सीख लिया है, लेकिन बेटा सतर्क रहे, ये जिन अब खेल को और गंदा करने वाला है। उधर जिन की आखिरी बात कन्हैया के दिमाग में हथौड़ी की तरह गूंज रही थी, अगली बार उसे देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा। वो पुष्पेंद्र आचार्य से कहता है, पिताजी मृगेश शायद जिन की गिरफ्त में है। आपको याद है उसने जाते जाते क्या कहा? तो उसे पुष्पेंद्र आचार्य का जवाब आता है, हाँ बेटा मुझे पता है उसने क्या कहा, लेकिन उसने मृगेश को किसी ऐसी जगह छुपा दिया है जहां मेरी चेतना नहीं पहुंच पा रही है। मैंने अपनी दृष्टि से उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन ये जिन अपनी हर चाल मुझे ध्यान में रखते हुए चल रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाई को हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। इसके बाद कन्हैया ने बहुत देर तक उसी जगह के आसपास मृगेश को ढूंढा,
लेकिन उसे मृगेश का कोई नामो निशान नहीं मिला। थक हार कर वो घर पहुंचा। उसने अपनी माँ और पापा पिताजी जो थे उनको बताया कि आप चिंता ना करो, मैं उसे कैसे भी करके ढूंढ के लाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही कन्हैया फिर से उसी बस स्टॉप पर पहुंचा और वहां लोगों से वो बातचीत करने लगा। मृगेश का हुलिया उसने लोगों को बताया, तो कुछ लोगों ने बताया वहां पर जो रहते थे कि हाँ, ऐसे ही हुलिये का एक दुबला पतला सा लड़का हमें यहाँ दिखाई तो दिया था, लेकिन उसकी चाल बिल्कुल अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नींदों में चल रहा हो। वो सीधा जंगल के अंदर चला गया। हमने उसको आवाज भी दी कि भाई यहाँ कहाँ जा रहे हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप एक सीध में चलता रहा। उन लोगों की बात सुनकर कन्हैया को ये तो समझ में आ गया था कि मृगेश अपने आप नहीं, उस जिन्न के असर से इस जंगल के अंदर गया है और अब कन्हैया को इस पूरे जंगल को छानना होगा, तभी जाकर उसे मृगेश मिलेगा। सड़क से उतरकर कन्हैया जंगल की गहराइयों में मृगेश को ढूंढने चला गया और बहुत देर के बाद जब वो जंगल के अंदर था कि तभी उसे एक आवाज आई, कोई है? ये आवाज मृगेश की थी। ये आवाज थोड़ा दूर से आ रही थी। आवाज सुनते ही कन्हैया झट से उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है और दौड़ते दौड़ते वो पहुंचता है एक पुराने सुनसान कुएं के पास। मृगेश, वहां पहुंचकर उसने फिर से आवाज दी। मृगेश! उधर से मृगेश की आवाज वापस आती, भैया भैया मुझे बाहर निकालो भैया। उसकी आवाज सुनकर कन्हैया दौड़ता हुआ उस कुएं के पास जाता है तो देखता है कि नीचे अंधेरे के अंदर मृगेश उस कुएं में खड़ा हुआ है। वो बिल्कुल सही सलामत था। कुआं करीबन 30-40 फीट गहरा था और दिन की हल्की हल्की रोशनी उस कुएं के अंदर जा रही थी। मृगेश को देखकर उसने कहा, मृगेश तू यहाँ नीचे कैसे आया? उसने बोला, भैया सवाल पूछना बंद करो, पहले मुझे बाहर निकालो। कन्हैया ने अपने चारों तरफ देखा। उसको मृगेश को बाहर निकालने के लिए रस्सी या उसकी जैसे किसी चीज की जरूरत थी। वो उसे कहता, तू यहीं रुक, मैं कुछ करता हूं। इसके बाद वो कुएं के आसपास पेड़ों से बेलें, जड़ें, है ना, जो बरगद के पेड़ जैसे पेड़ होते हैं, उनसे उन्हें एक मिलाकर एक रस्सी बनाई और उस रस्सी से उसने जैसे जैसे करके मृगेश को बाहर निकाला। कपड़े फटे हुए, आंखें काली, चेहरा बिल्कुल फीका पड़ा हुआ। कन्हैया बोलता है, मृगेश। मृगेश अपना चेहरा उठा के कन्हैया की तरफ देखता है। वो बहुत घबराया हुआ था और कन्हैया को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। कन्हैया ने उसे गले से लगा लिया और रो पड़ा और बोला कि तू कहां पर था? हम तुझे कब से ढूंढ रहे, तू यहाँ पर कैसे पहुंचा? मृगेश कुछ नहीं बोल रहा था, बस वो कन्हैया के गले लगकर फूट फूट कर रो रहा था। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे हुए थे, रो रहे थे जैसे कई सालों के बाद वो एक दूसरे से मिल रहे हो। कन्हैया ने ये समझ लिया कि मृगेश अभी डरा हुआ है। उसने उसे कोई सवाल नहीं पूछे, वो उसे लेकर वापस घर की तरफ चल पड़ा। वो घर पहुंचा। माँ बाप ने जब मृगेश को देखा कन्हैया के साथ, तो वो भी बहुत खुश हुए। आंसू निकल गए उनके चेहरे, आंखों से भी। और घर के अंदर वापस से खुशी का माहौल बन गया कि उनका खोया हुआ बेटा वापस आ गया। अगले 3-4 दिन तक कन्हैया ने बहुत अच्छे से मृगेश की देखभाल की और घर का माहौल भी अब सामान्य हो गया था। जब कन्हैया को लग गया कि मृगेश अब नॉर्मल हो चुका है, तो उस रात ये दोनों भाई घर के बरामदे में बैठे थे। कन्हैया ने मृगेश से पूछा, मृगेश एक बात बता, तो उस कुएं में गिरा कैसे? जो याद है कुछ? उसकी बात सुनकर मृगेश ने गहरी सांस ली और बोला, भैया मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। मैं तो घर पे सो रहा था, लेकिन अचानक मेरे चारों तरफ हरे रंग का एक धुआं फैलने लगा। मेरा उसमें दम घुटने लगा और उस वो धुआं धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था और तभी अचानक से उस धुएं के अंदर मुझे 2 हरी चमकती हुई आंखें दिखाई दी। भैया वो आंखें बहुत खतरनाक थी और वो किसी इंसान की आंखें नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। दोबारा जब मैं होश आया तो मैं उस अंधेरे कुएं में था। उसकी बात सुनकर कन्हैया ने उसे थोड़ा शांत किया, मतलब वो घबरा गया था बताने में भी। और अब कन्हैया समझ चुका था कि 2 हरी आंखें, मतलब ये सारा उस जिन्न का खेल था। वो ही मृगेश को लेकर गया था ताकि वो मुझे अकेला वहां बुला सके। और इसी समय उधर जंगल में अपनी अकेली कुटिया में भैरवनाथ लगा हुआ था, एक ऐसे रास्ते, एक ऐसे तरीके को खोजने में जिससे वो उस ब्रह्म राक्षस को नियंत्रित कर सके। जब कन्हैया जिनसे लड़ रहा था तो भैरवनाथ ने पुष्पेंद्र आचार्य को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक तुच्छ तांत्रिक ब्रह्म राक्षस की शक्ति को कैसे बांध सकता था। लेकिन अब भैरवनाथ ने अपना सारा ध्यान एक ही चीज पर लगा दिया था, कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके वो तरीका ढूंढना जिससे वो ब्रह्म राक्षस को नियंत्रित कर पाए। लेकिन उसके लिए पहले उसे पता होना चाहिए था कि वो किस शक्ति से टकरा रहा है, और इसीलिए उसने अपनी कुटिया के अंदर एक रुद्राक्ष और काली मिट्टी से एक काला मंडल बनाया था। उस मंडल के बीच में उसने काले तिल और नींबू रखे। साथ में उसने पानी का एक कटोरा भरा और ध्यान लगाकर अपने मंत्र पढ़ना शुरू किया। और थोड़ी देर के बाद जब उसने आंख खोली तो पानी की सतह पर
वही बरगद का पेड़ उसे दिखाई दे रहा था और कुछ ही देर में उस बरगद के पेड़ के अंदर विशालकाय शरीर के साथ उसे पुष्पेंद्र आचार्य दिखाई दिया। ये देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने मन ही मन कहा, ये तो अपार शक्ति है। अगर मैं इस ब्रह्म राक्षस को बांध लूं तो ये शक्ति मेरी हो जाएगी। मुझे बस इसकी डोर पकड़नी है और वो डोर है वो लड़का। इसके बाद भैरवनाथ जिन को बुलाता है और कुछ ही पलों में जिन उसके सामने होता है। उसके आने के बाद भैरवनाथ उससे कहता है कि हम जिस ताकत से लड़ रहे हैं उससे जीतना इतना आसान नहीं है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। जिन गुस्से में बोलता है, तू कमजोर है भैरवनाथ, मैं उस लड़के को खत्म कर देता। तू उस ब्रह्म राक्षस को कुछ देर के लिए भी नहीं बांध पाया। भैरवनाथ जिन की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ मैं कमजोर हूं। जिस शक्ति के सामने 200 साल पुराना जिन कुछ पल भी नहीं टिक पाया, उस शक्ति को बांधना क्या इतना आसान कार्य है? मैंने अपनी विद्या में जो कुछ सीखा है सब कुछ लगा दिया, लेकिन उसने मेरे चक्र को एक क्षण में एक तिनके की तरह तोड़ दिया। इस ब्रह्म राक्षस की उम्र बहुत कम है, लेकिन इसके पास इतनी शक्ति है जैसे कई 100 सालों से ये यहां रह रहा हो, या फिर जैसे उस लड़के का ऊर्जा स्रोत ये ब्रह्म राक्षस है। ऐसा भी हो सकता है कि इस ब्रह्म राक्षस का भी एक ऊर्जा स्रोत हो जहां से इसे अपनी सारी ताकत मिलती है। जैसे ये उस लड़के का गुरु है, शायद इसका भी कोई गुरु है जिससे इतने कम समय में उसने इतनी ताकत ले ली है। उसकी बात सुनकर जिन कहता है, तुम सही कह रहे हो। जो मेरी ताकत का सामना कर सकता है वो कोई मामूली ताकत नहीं, लेकिन वो एक जिन्न की ताकत को नहीं जानता है। मैं उस लड़के और उस ब्रह्म राक्षस दोनों को मसल के रख दूंगा। उसकी बात सुनकर भैरवनाथ कहता है, नहीं रुको, हमें उससे सीधे नहीं टकराना है। हम 2 बार ये गलती कर चुके हैं। हमें बहुत चालाकी से काम लेना होगा। वो लड़का इस ब्रह्म राक्षस की डोर है और उस डोर से मैं इस ब्रह्म राक्षस को बांध सकता हूं। तुझे और मुझे मिलकर काम करना होगा। मैं कोई ऐसा रास्ता, ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या ढूंढ रहा हूं जिससे मैं इस ब्रह्म राक्षस को बांध सकूं। तब तक तुम्हें उस पर कोई सीधा वार नहीं करना है, हाँ, लेकिन तब तक तुम उस लड़के को कमजोर करते रहो। उस पर, उस लड़के के परिवार पर हमला करो। वो लड़का मानसिक रूप से जितना कमजोर होता जाएगा, उस ब्रह्म राक्षस की शक्ति भी उतनी ही कम होती जाएगी। हर ताकत की कोई ना कोई कमजोरी होती है। एक बार मुझे उस ब्रह्म राक्षस की कमजोरी पता लग गई तो मैं उसे बांध लूंगा। भैरवनाथ की बात सुनकर जिन की आंखें गुस्से में हरी चमकने लगी। भैरवनाथ की तरफ देखकर जिन बोला, जैसे तूने मुझे बांध लिया भैरवनाथ, मेरी कमजोरी से मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर तू अपने सौदे से मुकरा तो मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान की हस्ती मिटा दूंगा। भैरवनाथ ने जिन की तरफ उसी गुस्से से देखा और बोला, मुझे पता है ये काम तेरे लिए जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी मेरे लिए है। एक बार मेरा ये काम हो गया तो मैं तुझे और तेरे अजीज दोनों को आजाद कर दूंगा, लेकिन तब तक तुझे मेरा पूरा साथ देना होगा। ठीक है, जिन उससे ये कहता और वहां से चला जाता है। जाने के बाद रात के करीब 1 बजे के आसपास जिन धुएं के रूप में कन्हैया के घर के ऊपर मंडराता और एक जगह जाकर स्थिर हो जाता है और वहां खड़े होकर वो कन्हैया और उसके हंसते खेलते परिवार को देख रहा होता है। अब क्या होगी जिन की अगली चाल? कैसे वो कन्हैया और उसके परिवार पर हमला करेगा? क्या कन्हैया उस जिन के हमले से बच पाएगा या इस बार कन्हैया उस जिन के हमले का शिकार होगा? ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लिविंग एंड कीप लिसनिंग।